स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में, जहां पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग की प्रोसेस की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो आइए देखते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ आयनिक बॉन्ड्स के भी कॉन्सेप्ट को टेकअप करें। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने केमिकल बॉन्डिंग का एनर्जी कर्व बना रखा है, और आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। बट पोटेंशियल एनर्जी रूल को पढ़ने के पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की फोर्सेस हैं जो कि वहाँ पे बिहेव करेंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं उस डायग्राम को और समझते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस वहाँ पे किस किस तरीके से बिहेव करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो एटम्स लेंगे। हम सेम एटम भी ले सकते हैं और हम डिफरेंट एटम्स भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे। बट यहाँ पे मैं आपके एग्जाम्पल के लिए दो हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों को ही मैं हाइड्रोजन मानता हूँ। ठीक है, अब एक बात को समझिए कि इन दोनों एटम्स के पास इनका अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और इनके पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मैं कलर कोडिंग कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर ये प्रोसेस यहाँ पे चल रही है तो सिंपल सी बात है कि सिमिलर चार्जेस के बीच में और डिफरेंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़रूर लगेगा। तो अगर हम उन प्रोसेसेस को, उन फोर्सेस को काउंट करें तो हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बीच में कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, उसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा जो कि इन दोनों के बीच में बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर कुछ इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन ने कोशिश की थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन एक साथ एक समय पे अवेलेबल होंगे। तो अब सवाल उठता है ये कि बॉन्डिंग आखिर कब होगी। तो इसका सिंपल सा फंडा ये समझिए कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तभी वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो इसको आखिर हम समझेंगे कैसे? इसको हम समझते हैं कि एनर्जी कर्व डायग्राम से, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से लगा के रखा हुआ है। आइए इसको जूम इन करते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो एटम्स को लिया है। चलिए हम इनको मार्क कर देते हैं। ये भी हाइड्रोजन है और ये वाला भी क्या है, हाइड्रोजन। हम दोनों एटम को हाइड्रोजन मार्क करके चलते हैं, दोनों एटम को हाइड्रोजन मान के चलते हैं। अब मेरे पास ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, होगा क्या कि यहाँ पर ये दोनों एटम जब एक दूसरे के क्लोज पहुँचेंगे तो धीरे धीरे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। और याद रखिएगा कि जब कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कभी भी डेवलप होती है तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, एनर्जी डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बना रखा है एक्स एक्सिस पे वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है आपका कर्व वाई एक्सिस पे और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है आपके एक्स एक्सिस पे। अगर इन दोनों कर्व्स के बीच में आप रिलेशनशिप देखें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी पहले डिक्रीज कर रही है और फिर क्या कर रही है, आगे
आगे चल के इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम इसका बाइफर्केशन कर देते हैं बेटा। पॉइंट 1 जहाँ पे एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, पॉइंट 2 जहाँ पे वो थोड़े क्लोज आने शुरू हुए, उनके बीच में बॉन्डिंग बनना शुरू हुई, और पॉइंट 3 जहाँ पे फाइनली आके उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, वो बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट 3 ही एक अकेला ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी सबसे लोअर डाउन है। इस पोजीशन पर हम मान के चलते हैं कि एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुके हैं, एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है, अब अगर फर्दर आप एटम्स को क्लोज ले जाते हैं तो होगा क्या, फर्दर आप जैसे जैसे एटम्स को क्लोज लाएंगे, सिमिलर चार्जेस की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी कई सारे क्लासेस में बताया है कि एनर्जी का बढ़ना हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हायर इज़ द एनर्जी लेसर इज़ द स्टेबिलिटी। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आप इस ग्राफ से बहुत कुछ देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ फिर से एक बार। आप जैसे देख सकते हैं कि दो एटम हमने लिए थे, ये दोनों एटम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे थे। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हुए तो स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जो कि हम पॉइंट 2 पे देख रहे हैं। पॉइंट 3 पे आने के बाद पॉइंट 3 पे केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी है, और उसी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी सबसे कम है, सबसे छोटी है। और फिर जब हम फर्दर इनको क्लोज लाते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। दैट सिंपली मीन्स कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ये कंडीशन कहीं से भी बेटा फेवरेबल नहीं मानी जाती है, इस कंडीशन को हम फेवरेबल काउंट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लीविस बॉन्ड या लीविस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर। और लीविस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सी टेक्निक या सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको टोटल 4 वैल्यूज़ यूज़ करूँगा और उन 4 वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहली वैल्यू जो मैं लेता हूँ बेटा, उसको हम लोग नाम देते हैं N1, N2, N3 और N4। ठीक है, और इनका मतलब भी समझ लेते हैं कि इनके साथ कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी वैल्यू स्टैंड अप करती हैं। तो N1 जो है बेटा, N1 को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज क्यों किया है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। अब N2 के लिए जो हम वैल्यू लिखते हैं, N2 के लिए हम वैल्यू को कुछ ऐसे लिखेंगे कि अगर वहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बात हम बाद में करेंगे, हम पहले अदर एटम्स की बात करेंगे। 8 इंटू number of other atoms, 8 into number of other atoms plus 2 into hydrogen atoms। ये हो गई हमारी N2 की वैल्यू। अब हम मूव करते हैं अपनी N3 की वैल्यू पे। N3 की वैल्यू जो आती है बेटा, वो आती है N2 माइनस N1। और एक्चुअली ये क्या बताती है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको डिस्क्लोज करती है। तो हम इसके आगे लिख देते हैं N3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग
ऑब्लिक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर हम N3 की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हमको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट हैं वो पता नहीं चल जाएंगे? ऑफ कोर्स पता चल जाएंगे। और इसके बाद जो बेटा अगला नंबर आता है N4 का। तो N4 के लिए जो वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे N1 माइनस N3। अब N1 माइनस N3 का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। N1 माइनस N3 को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑब्लिक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑब्लिक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम N4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पता चल जाएंगे कि किसी भी स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। तो आइए इसको हम लोग कोई एक एग्जाम्पल उठाकर कंसीडर करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब हमें समझ में आएगा, इसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कंसीडर करता हूँ, सपोज करिए COCl2 को। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ जो हमने N1, N2, N3, N4 की ली थी उनको हम क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि N1 की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी, N1 की वैल्यू आएगी 4 + 6 + 7 × 2। अब आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि 4 + 6 + 7 × 2 मैंने कैसे किया है। उसके लिए ये समझिए कि यहाँ पर जो 4 है बेटा वो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, और चूंकि क्लोरीन 2 बार आया है तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमें N1 की वैल्यू बताता है, N1 की वैल्यू हमें डिस्क्लोज करता है। आगे देखते हैं, अगर हम N2 की वैल्यू को बात करें तो N2 की वैल्यू में हमारे पास आएगा 8 × 4, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के, ऑक्सीजन के और क्लोरीन के अलावा कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए हम हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करेंगे। हम N2 में हाइड्रोजन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ N2 = 8 × 4 लिखेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा 32, और पहले वाली की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो आ रही थी 24। अब जैसा कि आपको पता है, अगर हम N3 लेते हैं तो N3 के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते थे, N2 - N1। तो क्या आपका आंसर 32 - 24 = 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, आएगा। तो अगर हम इससे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 8 / 2 = 4, यानी यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड्स बनेंगे। अब 4 बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर पर जाएंगे, बट अभी फिलहाल हमको इतना पता चल चुका है कि COCl2 में टोटल 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। फर्दर मूव करते हैं N4 के ऊपर। N4 अगर हम देखें तो N4 हमें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी N4 के बारे में वो होगा बेटा 24 - 8 = 16। क्या ये होगा? ऑफकोर्स सी बात है, होगा। हमें नंबर ऑफ लोन पेयर पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8, यानी यहाँ पर 8 लोन पेयर हैं। अब इन दोनों डाटा का यूज़ करते हुए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जो हमें फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पर कार्बन होगा जो कि बिल्कुल सेंटर में बैठा होगा कार्बन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम, चूँकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है इसलिए हम ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे देते हैं, और क्लोरीन सिंगल एटम बनाता है इसलिए हम इसको सिंगल बॉन्ड बनाकर दे देते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपके पास क्या 4 बॉन्ड मिल चुके हैं? ऑफ कोर्स मिल चुके हैं, और यही इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो यहाँ पर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 बॉन्ड बन चुके हैं और हमारे पास 8 लोन पेयर बचे हैं। जैसा कि हम क्लोरीन में जानते हैं, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, यानी उसके 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और अगर उसके 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं दैट मीन्स कि वो 3 लोन पेयर के फॉर्मेट में नज़र आएंगे। उसी तरीके से इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे। अब
जो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आए थे वो आए थे 8 और हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर इस्तेमाल हो चुके हैं। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन के पास अब लोन पेयर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोन पेयर बने हैं। उन दोनों लोन पेयर्स को हम यहाँ पर ऐड अप कर देते हैं, इन दोनों लोन पेयर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये बन जाएगा आपका COCl2 का फाइनल स्ट्रक्चर। कुछ और एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप चाहें तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को अभी बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं, वरना और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको NO2 माइनस दे सकता हूँ, मैं आपको NO3 माइनस दे सकता हूँ, आप CCl3 माइनस ले लीजिए। COCl2 ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो COCl2 के बारे में आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप N3 को यूज़ कर सकते हैं, N3 माइनस यूज़ कर सकते हैं, और भी ऐसे ढेर सारे एग्जांपल, आप O3 ले सकते हैं। ऐसे कुछ भी एग्जांपल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग मूव करते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ और आयनिक बॉन्ड को समझते हैं कि आखिर आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड सिंपली जो प्रिपेयर होते हैं वो बनते हैं 2 इलेक्ट्रोवैलेंट स्पीसीज़ के बीच में, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रोवैलेंट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 स्पीसीज़ A और B हैं तो इन दोनों के बीच में देयर शुड बी सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए और वो अच्छा खासा होना चाहिए, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी बनाकर रखी हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करिए A को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मान लेते हैं और B को हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि A का इलेक्ट्रॉन निकलकर B की तरफ जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो हमें A+ और B- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगी। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इफ़ टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट electronegativity combine together to each other by complete transfer of electron, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, बट क्या रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें एज इट इज़ एज यूजुअल काम करती हैं? शायद नहीं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं कि ये चीज़ें कितनी सिंपल हैं या इनके बीच में या इनके पीछे कहीं कोई और फंडा तो काम नहीं करता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे, सोडियम क्लोराइड हैं। हम यहाँ पर NaCl लिख देते हैं। तो NaCl बनाने की जो प्रोसेस है उसमें आपको सोडियम सॉलिड दिया जाएगा और Cl2 गैसियस फॉर्मेट में दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर इन दोनों का रिएक्शन आप कराते हैं तो NaCl सॉलिड इतनी ईजिली नहीं बनेगा, क्योंकि एक सॉलिड स्टेट में है और दूसरा किस में है, गैसियस स्टेट में है। तो ये रिएक्शन इतना ईजी होने वाला नहीं है। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर हम डेल्टा HF लेते हैं, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे सामने सवाल उठता है कि आखिर हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे। तो इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सोडियम सॉलिड को पहला काम आप सोडियम गैस में कन्वर्ट कर देंगे और सोडियम गैस को आप दूसरा काम सोडियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि गैसियस स्टेट में होगा। और उसी तरीके से आप क्लोरीन गैसियस को सबसे पहले Cl गैसियस में कन्वर्ट करेंगे और देन इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके Cl- गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों प्रोसेस होंगी कैसे। तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल हम इंथैल्पी को काउंट करते हैं। शायद 11th के बच्चों को इंथैल्पी नहीं समझ में आएगी, तो इंथैल्पी के लिए मैं एक नॉर्मल टर्म यूज़ कर लेता हूँ, एनर्जी।
ठीक है। जैसे अगर मैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल रहा हूँ तो अभी के लिए आप जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तब हम लोग इंथैल्पी टर्म्स को ही यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हम उन टर्म्स को एनर्जी भी बोल सकते हैं, हीट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो बेटा इंथैल्पी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, सब्लिमेशन हो रही है। इसके बाद अगर हम सोडियम गैसियस को सोडियम आयन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। अगर हम Cl2 को Cl में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डेल्टा एच डिसोसिएशन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक फंडा है जो कि आपको याद रखना है, वो ये है कि चूँकि आप 2 क्लोरीन को तोड़कर उसमें से सिर्फ 1 क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एनर्जी भी सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन के लिए काउंट करनी है। दैट मीन्स आप यहाँ पर जो टोटल एनर्जी लेंगे वो लेंगे 1/2। क्यों? क्योंकि हमने 2 क्लोरीन लिए थे, लेकिन जब हमने Cl को यूज़ किया सोडियम के साथ बाइंड करने के लिए तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन का यूज़ किया है, इसलिए आधी एनर्जी क्या हुई, कैसे हुई, कहाँ यूज़ हुई, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि Cl को हम Cl- में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मेरी एक सिंपल सी बात को याद रखिएगा, ये जितनी भी एनर्जीज आप देख रहे हैं, चाहे सब्लिमेशन हो, चाहे आयनाइजेशन हो, चाहे डिसोसिएशन हो, ये सब आपको देनी पड़ रही है, बाहर से देनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये निगेटिव प्रोसेस है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ से हीट बाहर आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन करने जा रहे हैं, एक दूसरे से बाइंड करने जा रहे हैं, तो होगा क्या? जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे तो इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं बेटा U0। U0 टर्म हम लोग यूज़ करते हैं लैटिस एनर्जी के लिए, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, U0 टर्म हम लोग यूज़ करते हैं लैटिस एनर्जी के लिए। अब ये लैटिस एनर्जी किस बला का नाम है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर बनाते समय हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन ब्रिक्स को हम यूनिट सेल बोलते हैं। क्लास 12 के बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे। उन सेल्स को, उन ब्रिक्स को हम यूनिट सेल बोलते हैं और उनसे जो वॉल्स बन के तैयार होती हैं उनको हम लैटिस बोलते हैं। और अलग अलग लैटिस के रिपीटिशन से, अलग अलग लैटिस के बार बार रिपीट होने से हमको कमरे, रूम्स या घर के फॉर्मेट में पूरा घर हमें मिलता है। तो उसी तरीके से अगर छोटे छोटे एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके यूनिट सेल बनाते हैं तो वो यूनिट सेल कंबाइन होकर लैटिस का फॉर्मेशन करती हैं और फर्दर वो लैटिस मिलके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड के केस में भी होता है। सोडियम क्लोराइड के दाने आपको क्रिस्टल के फॉर्मेट में दिखाई देते हैं, क्रिस्टल के फॉर्मेट की तरह दिखते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल एक्चुअली किससे बना है? वो क्रिस्टल एक्चुअली लैटिस से बना है। उस लैटिस के बारे में हम लोग क्लास 12 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में चले जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लैटिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं जो कि मेरे आपको पुराने टाइप के लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब अगर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा कंपाउंड आयनिक है या नहीं है तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। हम डेल्टा HF इज इक्वल टू, अगर हम इसको प्रोसेस 1, 2, 3, 4 और 5 नाम दे देते हैं, इन सभी एनर्जीज को 1, 2, 3, 4, 5 नाम दे देते हैं, तो याद रखिएगा कि 1 + 2 + 3, अब चूंकि 4 और 5 निगेटिव वैल्यूज हैं, लैटिस एनर्जी भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +-4 +-5। अगर ये डेल्टा HF की वैल्यू निगेटिव आती है तभी और सिर्फ तभी हमारा कंपाउंड आयनिक होगा। मतलब समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी का एडिशन हम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ करते हैं जो कि नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है हम उसको भी उसमें ऐड करते हैं, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उसमें से घटा देते हैं और नंबर 5 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी 1, 2 और 3 के सम में से घटा देते हैं।
तब जो वैल्यू हमारे पास बचेगी, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मीन्स कि हमारा जो क्रिस्टल है, हमारा जो सिस्टम है वो आयनिक होगा, अदरवाइज वो आयनिक नहीं होगा। मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिए और आगे चल के इसी साइकिल को हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल के नाम से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए समराइज कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर कहीं पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रिलीज्ड एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से। अगर ये कॉन्सेप्ट और ये क्राइटेरिया हमारा बॉन्ड फॉलो करता है तभी वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वरना वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। और नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं बेटा वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, मैं लिख देता हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मली कंबाइन विथ ग्रुप 6A एंड 7A एलिमेंट्स। वो भी उनके स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ। ग्रुप 6A एंड 7A एलिमेंट्स स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की कोशिश ज़्यादा करता है इन कंपैरिजन टू डाउन द ग्रुप। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ आपको ये टेंडेंसी मिलने की जो कोशिश होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन या ऑक्सीजन और फ्लोरीन आप ज़रूर बोल सकते हैं कि उनके साथ ये टेंडेंसी बहुत हाई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ क्वेश्चन नायर के फॉर्मेट में। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस इज Z उसका एटॉमिक नंबर है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि देन आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेंगे। तो इसके ढेर सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो सारे ही आंसर सही हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन होगा बेटा वो होगा Z-1 एंड Z+1। मतलब अगर नोबल गैस में से एक इलेक्ट्रॉन आप कम करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं किसी स्पीसीज में, तो वो बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं Z-1 एंड Z+1 का। अगर हम सोडियम को ले लें और हम क्लोरीन को ले लें तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। हम क्लोरीन की जगह फ्लोरीन को भी काउंट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा वो हो जाएगा Z-2 एंड Z+2। ये भी कॉम्बिनेशन आपको आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा के देगी। उसके बाद अगर आप Z-2 एंड Z+1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन भी आपके लिए काम करेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, Z-2 एंड Z+1 का कॉम्बिनेशन भी आपके आयनिक बॉन्ड के लिए काम करेगा। इसको मैं तीसरा बोल देता हूँ। और चौथा कॉम्बिनेशन जो आपके लिए काम करेगा बेटा वो Z+2 एंड Z-1। ये चार वो कॉम्बिनेशन हैं जो कि आयनिक बॉन्ड, अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का अगर आपको एटॉमिक नंबर Z दे रखा है तो उस कंडीशन में ये चार वो कॉम्बिनेशन है जो कि आयनिक बॉन्ड के लिए काम करेंगी। तो इसी पे हम लोग आयनिक बॉन्ड के कैपेबिलिटी को ख़त्म करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ें धीमे धीमे आएंगी। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बहुत आराम से, बहुत करीने से इसको पढ़ाऊँगा, बहुत समझा के पढ़ाऊँगा। परेशान मत होइएगा। लेक्चर से स्लो चलेंगे, लेकिन जो भी चलेंगे वो बहुत डिटेल में चलेंगे और आपके JEE एडवांस तक के लेवल या एम्स तक के लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर टेकअप करेंगे। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक बनते हैं हर पेपर में। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को धीमे धीमे स्लोली कॉन्सेप्चुअलाइज करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और शादी के नेक्स्ट फंडे में हम लोग फिर मिलेंगे।